अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइजेज में से सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज इसमें टेक्निकली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आई थिंक सो मेन एक्सरसाइजेज में से भी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व करें। इसके टोटल 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs रिलेटेड है, जिसमें 16 डिफरेंट MCQs है, एंड देन उसके बाद आपके पास 10 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर का एक्चुअली एक आपको ओवरव्यू दोबारा से देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक MCQs हैं, उनको देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और हर एक MCQs की करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकती है। सो फर्स्ट पार्ट में देखें अगर, तो द लाइंस PQ एंड S आर पैरेलल, कॉन्करेंट, परपेंडिकुलर आर कोलिनियर। सो P और Q एंड S के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। यस, यहाँ देख लें, ये P है, ये लाइन Q है और ये S है। सो अगर आप PQ एंड S लाइन को देख लें तो ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब भी तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो उस केस में हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट लाइंस बोलते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन बी होगी। पैरेलल लाइंस किस केस में होगा? दो का या दो से ज़्यादा का कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर लाइंस का स्लोप इक्वल हो और वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें तो उस केस में हम उन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट है? यस, उस केस में एग्जैक्टली इनके बीच में एंगल 90 बन रहा हो तो हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट्स के लिए है। कभी भी तीन पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करें तो उस वक्त उन पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं। सो लाइंस जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस, तो उसे हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। सो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोल रहे होते हैं। सो बी ऑप्शन इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थ्री लाइंस इज 0, then the lines are congruent, intersecting, parallel or perpendicular। यस, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमने ऑलरेडी यूज़ भी किया हुआ है डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ये एक्चुअली हमें कॉन्करेंट लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो तीन लाइंस की बात हो रही है, अगर उनके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है वो ज़ीरो आ जाए तो लाइंस कॉन्करेंट होती हैं। ये कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए एक मेथड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए भी ए ऑप्शन, जो कॉन्करेंट वाली ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन होगी। Which of the following equation is homogeneous? होमोजीनियस इक्वेशन हम उस वक्त इक्वेशन को बोलते हैं जब उसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम हो, या आप कह लें कि जो लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन हो। तो आप यहाँ पे देख लें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म को देखें तो इसकी डिग्री 2 है, एंड सेकेंड टर्म की डिग्री देखें, वेरिएबल्स की पावर को हम डिग्री बोल रहे होते हैं। सो 1 है, सो ये तो होमोजीनियस नहीं हो सकता। इसी तरह बी में देखें तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, बट ये कांस्टेंट टर्म है, 0 डिग्री के साथ में टर्म ऐड हो रही है। सो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगी। होमोजीनियस इक्वेशन को आप एक और तरह से भी कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो उस केस में ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। और होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने के लिए आपको यस आइडिया है, ये चैप्टर 4 में भी हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कि आप x को टी एक्स के साथ रिप्लेस कर दें एंड y को टी वाई के साथ रिप्लेस कर लें। अगर इसमें से आप t कॉमन ले सकें, t की कोई सी भी पावर, और ये फंक्शन फिर आपको साथ में प्रोडक्ट में मिल जाए, तो इस वक्त हम इस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन अगर 0 के इक्वल हो तो उस केस में हम इसे होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। सो यस, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, और शॉर्टकट क्या है कि हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसके अगर डी पार्ट को देखें तो यहाँ पे भी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। सो ये भी होमोजीनियस नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं टी फॉर्म में बात करूँ तो टी कॉमन नहीं लिया जा सकता।
सी पार्ट को देखें तो यहाँ पे भी डिग्री 2 है और इन दोनों टर्म्स की भी डिग्री 2 है। सो ये करेक्ट ऑप्शन होगी इस केस में हमारे पास। आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो बड़ी इजीली कर सकते हैं। देख लें, इसमें एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन होगा वो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5xy है। सो एफ ऑफ टी एक्स एंड टी वाई अगर कैलकुलेट करें सो टी स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। सो ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है एक्चुअली सी पार्ट में। सो नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस। सो यस, अब होमोजीनियस कौन सी नहीं है। फर्स्ट को देखें तो यहाँ पे भी डिग्री 2 और इसकी भी डिग्री 2, सो दिस इज होमोजीनियस। यस, यहाँ पे देखें तो इसकी भी डिग्री 1 और इसकी भी डिग्री 1, ये भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इक्वेशन है। ओके, यहाँ देखें तो डिग्री 1 एंड 2 ये ऐड होके 3 डिग्री बन जाएगा। इधर भी y की पावर भी 3 है, सो ये भी होमोजीनियस है। यस, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे x की पावर 1 है, ये 1 डिग्री टर्म है और ये 0 डिग्री टर्म है। कांस्टेंट है, ऑब्वियसली वेरिएबल नहीं है, सो 0 डिग्री टर्म होगी। सो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हमसे यही पूछा गया कि नॉन होमोजीनियस कौन सी है या नॉट होमोजीनियस कौन सी है। फिफ्थ पार्ट में देख लें, इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 passes through origin if a is 0, if c is 0, b is 0 or a, b, c all are 0. So yes, अब ये origin से लाइन पास कर रही हो तो फिर क्या कंडीशन होगी हमने वो बताना है। तो ऑब्वियसली अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको सेटिस्फाई करनी चाहिए ये इक्वेशन। यस, इसमें सिंपली x की जगह पे भी 0 पुट कर लें, y की जगह पे भी 0 पुट कर लें, तो इस केस में देख लें कि क्या सिचुएशन बनती है। सो x को भी अगर आप 0 पुट करें और y को भी 0 पुट करें तो क्लियरली ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी एंड c इक्वल टू 0 आ जाएगा। यस, कांस्टेंट टर्म अगर किसी इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में 0 हो तो उस वक्त वो लाइन एक्चुअली ओरिजिन से पास कर रही होती है। सो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। ये देख ले, कोई भी लाइन अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट में से पास कर रही है, ओके, फॉर एग्जांपल 1 2 में से पास कर रही है तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 उस इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए। एग्जैक्टली यही लॉजिक मैंने अप्लाई किया है कि अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो x वैल्यू 0 एंड y वैल्यू 0 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए और वो पुट करके मैंने कंडीशन फाइंड कर लिया। इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है कि a b c क्या था, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो तो उस केस में आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ओरिजिन से इसी वक्त पास करेगी जब इसकी कांस्टेंट टर्म 0 है। ओके, नेक्स्ट, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस hxy प्लस by स्क्वायर। यस, ये सेकेंड डिग्री की जर्नल होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म भी देख लें तो वो डिग्री 2 है, सेकंड टर्म भी डिग्री 2 की है एंड थर्ड टर्म भी डिग्री 2 की है। सो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ, अब यहाँ पे ये सेकंड डिग्री की जो जर्नल इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये रियल और डिस्टिंक्ट इक्वेशंस को उस वक्त रिप्रेजेंट करेगी जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करें तो वो बनता है h स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, सो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 वाली कंडीशन कंसिडर करेंगे तो फिर दोनों लाइंस इक्वल आ जाएंगी और यहाँ पे तो हमसे पूछा गया डिस्टिंक्ट के बारे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन नहीं कंसिडर कर सकते, इस केस में दोनों इक्वल आ जाएंगी। यस, सी ऑप्शन नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इस केस में h स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आ जाएगा, सो कॉम्प्लेक्स लाइन बनेगी और इस केस में भी कॉम्प्लेक्स लाइन बनेगी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इसमें से आप इसको रीअरेंज करके ये कंडीशन फ्रेम कर सकते हैं। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात हो रही है तो ये ऑप्शन होगी। अगर आप इक्वल लाइंस की बात करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा और सी एंड डी के केस में आपको कॉम्प्लेक्स लाइन मिलेगी।
द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय अगेन वही है आर कोइंसिडेंट इफ यस सेम लाइन कब होंगी जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो। इस केस में दोनों लाइन सेम आ जाएंगी और ये एक्चुअली कोइंसिडेंट लाइन होगी। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर इमेजिनरी इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इस केस में एच स्क्वायर लेस देन 0 का मतलब ये हुआ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज नेगेटिव, इन अदर वर्ड एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। सो ये सी ऑप्शन इस केस में करेक्ट होगी। सो ये एक ही क्वेश्चन था एक्चुअली जिससे 3 पार्ट यहाँ पे पूछे गए। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर इफ यहाँ पे a माइनस बी है, ए बी माइनस ए है, a प्लस बी इक्वल टू 1 है, a प्लस बी इक्वल टू 0 है। सो इसमें देख लें जब भी ये दो लाइंस एक्चुअली जो कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, इनके बीच में एंगल आपने कैलकुलेट करना हो तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज 2 h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी होता है। सो अगर परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो इसका मतलब है टेंजेंट थीटा इन्फिनिट होना चाहिए और इन्फिनिट उसी वक्त होगा जब डिनोमिनेटर 0 हो, मीन a प्लस बी इक्वल टू 0 है। सो अगर a प्लस बी 0 आ रहा है तो ये लाइन परपेंडिकुलर होती है और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ रहा है तो लाइन पैरेलल होती है उस केस में। सो इस केस में जो a प्लस बी इक्वल टू 0 है डिनोमिनेटर जो कि एंगल के फार्मूला से हमें पता चला है, जब ये 0 होगा तो टेंजेंट थीटा इन्फिनिट हो जाएगा और टेंजेंट इन्फिनिट का मतलब है कि उनके बीच में एंगल पाई बाई 2 बनेगा, मीन वो परपेंडिकुलर होंगे। ओके, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाफ द डिटर्मिनेंट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिव्स इट्स पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम बोथ ए एंड बी। सो ऑब्वियसली जब आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन हो उनसे आप एक डिटर्मिनेंट बनाएं और उसका हाफ करें तो आपको एरिया मिलता है। यस, यहाँ देख लें अगर हमारे पास एरिया का फार्मूला को हमने तीनों एक्सरसाइजेज में डिस्कस किया है, वो एक्चुअली 1/2 एंड x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ओके, एंड लास्ट कॉलम हम 1 1 1 कंसिडर कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है। सो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट्स आर, यस अब ये डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए, ये एरिया 0 आ जाए तो इस केस में एक्चुअली ट्रायंगल नहीं है, एक्चुअली ये थर्ड पॉइंट भी इसके ऊपर ही लाई कर रहा है तभी ये एरिया 0 है। सो ये कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो पॉइंट्स एक्चुअली कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, फिर एक्चुअली ट्रायंगल नहीं बनेगी बट एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों पॉइंट होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। सो ए ऑप्शन इस केस में करेक्ट होगी। इमेजिनरी पॉइंट्स और कॉन्करेंट लाइंस का कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी भी लाइंस होती हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर जो है वो एक्चुअली पॉइंट्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये नॉन ज़ीरो होता तो फिर इस वक्त यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये कंडीशन होती कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मीन एक ट्रायंगल बना रहे हैं। सो इस तरह से आप इसको भी ए पार्ट को करेक्ट पार्ट कंसिडर कर लें। 12 पार्ट में देखें तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड, यस एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। सो एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा होता है उसे हम इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर है, सर्कम सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को बोलते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं सेंट्रॉइड, जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, और आर्थो सेंटर जहाँ अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, यस वही आ गया, ये इन सर्कल होता है इन सेंटर और इसे हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। सो जहाँ पे राइट बाइसेक्टर मीट करते हैं उसे सर्कम सेंटर बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, यस मीडियन मीन आप वर्टेक्स को अपोजिट मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लें तो उसे मीडियन बोलते हैं,
और ये सेंट्रॉइड होता है, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली इस पॉइंट पे लाई कर रही होती है। तो ये सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड ग्रेविटी से निकला है। तो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सेंट्रॉइड बोल रहे होते हैं। और अल्टीट्यूड, यस, परपेंडिकुलर्स की बात हो रही है और वो उस केस में हम उसे आर्थोसेंटर बोलते हैं। ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन की हुई है एक्सरसाइज 6.1 में। सो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, सो अब आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी परपेंडिकुलर है। सो दो लाइंस परपेंडिकुलर तभी होती हैं जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। सो अगर लेट्स से इस लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m2 है, तो इस केस में m1 एंड m2 को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आना चाहिए। सो यस, मैं यही देख लेता हूँ। मेरे पास एक लाइन है जो कि गिवन लाइन है, उसका स्लोप -1/2 है। सो यस, मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि m1 गिवन है विच इज़ इक्वल टू -1/2। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप को लेट से m2 कह लूँ, तो वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, -1/m1 होना चाहिए। और अगर मैं इधर वैल्यूज पुट करूँ तो -1/-1/2 होना चाहिए। और इसको सिंप्लीफाई करें तो इन अदर वर्ड उसका स्लोप 2 होना चाहिए। अब इसमें से देख लें कि कौन सी लाइन है जिसका स्लोप 2 है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपको लाइन को y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो यहाँ b पार्ट में देखें तो x का कोफिशिएंट -2 है, तो इसका स्लोप तो -2 है। ये तो नहीं चाहिए हमें रिक्वायर्ड। अगर इसको देखें तो यस, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो स्लोप 1/2 है, ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पे स्लोप -1/2 है, ये एग्जैक्टली इसी इक्वेशन से ही बात हो रही है। यस, इसको देखें तो यहाँ से स्लोप एक्चुअली 2 के इक्वल आ रहा है। सो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी, बिकॉज इस लाइन के स्लोप और इस लाइन के स्लोप के को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका स्लोप 2 हो गया, इसका स्लोप -1/2 हो गया। सो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोडक्ट -1 आएगा एंड इसका मतलब ये होगा कि ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। सो यस, इस तरह से इस चैप्टर के MCQs हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके जो रिमेनिंग थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें हमें एक्चुअली प्रूव करना है अल्टीट्यूड, राइट बाइसेक्टर एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC आर कॉन्करेंट। सो ये जनरल थ्योरम भी हमने प्रूव किया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 2 में, एंड एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 1 में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिसेस ट्रायंगल के गिवन है वो कुछ 0, 0 एंड A0 एंड BC गिवन है, वेयर नॉट ABC आर इक्वल। सो यस, अब इसके लिए एक्चुअली ये 3 पार्ट प्रूव करना है। आप इसको कह सकते हैं दिस इज़ पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज़ पार्ट 2 एंड दिस इज़ पार्ट 3। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट 1 को ट्राई करेंगे जिसमें तीनों अल्टीट्यूड्स को प्रूव करेंगे कि वो कॉन्करेंट हैं और ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हमने कंसिडर करने हैं। एक रफ सा आइडिया लेने के लिए हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सो A0, 0 है, सपोज ये पॉइंट है A और इसके साथ में कोऑर्डिनेट भी मेंशन कर लेते हैं 0, 0। इसी तरह B वो देखें तो A0 है, सो एक्स एक्सिस पे ही ये पॉइंट होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं A0। अब अगर A पॉजिटिव हो तो ये राइट साइड पे होगा और A नेगेटिव हो तो लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। बहरहाल हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये यहाँ पे पॉइंट है, कहीं पे भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ़्ट साइड पे हो राइट साइड पे हो, कोई भी इससे कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो C, लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट देखें तो कैपिटल C पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स B एंड C है। यहाँ पे ABC हमें गिवन नहीं है, तो ये जनरल कोई पॉइंट हम एज्यूम कर रहे हैं और इसी तरह से हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। सो अब इनको ज्वाइन करेंगे और ट्रायंगल बना लेंगे। सो यस, स्ट्रेट लाइन के थ्रू इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगी। सो ये जस्ट एक रफ सा आइडिया है ट्रायंगल का। ये BC के इधर आगे भी हो सकती है, इधर पीछे भी हो सकती है, ये डाउनवर्ड भी हो सकती है।
बट अगेन इससे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ए पार्ट हम अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हमने एक्चुअली ऑल अल्टीट्यूड्स को प्रूव करना है कि ये कॉन्क्रेंट है। सो मैं इसको ए पार्ट करके लिख लेता हूँ और अल्टीट्यूड्स आर कॉन्क्रेंट, लेट्स से ये हेडिंग दे देता हूँ। वैसे किसी भी ट्रायंगल में अल्टीट्यूड आप डिफाइन करें तो वो हमेशा कॉन्क्रेंट होते हैं, ये जर्नल थ्योरम भी हमने प्रूव किया हुआ है। सो अल्टीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो उसे अल्टीट्यूड बोलते हैं। सो मैं यहाँ सी से अपोजिट साइड बी ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँगा और परपेंडिकुलर शो करने के लिए यहाँ इस तरह बॉक्स बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ से अपोजिट साइड पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे एंड बी से भी अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। सो यस, ये एक्चुअली अल्टीट्यूड है और हमने प्रूव भी यही करना है कि ये कॉन्क्रेंट है, मीन ये सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। या इनको नेम दे देते हैं। सो ए बी सी ऑलरेडी हैं, इसको आप डी कह लें और लेट्स से इसको ई कह लें और इसको एफ कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ और नाम भी पी क्यू आर देना चाहें तो तब भी ठीक है, ओके है, कोई इशू नहीं है। सो हम अब क्या करेंगे कि इन तीनों अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे। यह चीज़ एक नोट करने वाली है कि हमें डी ई एंड एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नाउन नहीं है। सो हम एक्चुअली सी डी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक तो पॉइंट पता है कि ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी सी हैं, हमें स्लोप चाहिए होगा। सो स्लोप में परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए यहाँ पे स्लोप ऑब्टेन करूँगा और उसके लिए कैसे करेंगे, मैं पहले तीनों जो साइड्स हैं ट्रायंगल की इनके स्लोप कैलकुलेट कर लेता हूँ एंड फिर हम इक्वेशंस की तरफ आएंगे कि देखते हैं कि उनकी इक्वेशंस क्या बनते हैं स्लोप्स। सो यस, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लें। सो स्लोप ऑफ ए बी अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करें एंड डिवाइड कर लें एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को। सो यस, अब यहाँ पे देखें तो इस लाइन का स्लोप 0 आ जाएगा। सो ए बी जो लाइन है इसका स्लोप 0 है। इसी तरह से स्लोप ऑफ बी सी कैलकुलेट कर लेंगे। सो बी सी का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए वाई वैल्यू में से वाई वैल्यू को माइनस कर दें एंड डिवाइडेड बाय एक्स वैल्यू में से एक्स वैल्यू को माइनस कर लें। सो यस, ये इस केस में c डिवाइडेड बाय b माइनस a आ जाएगा। एंड लास्टली अगर आप ए सी का भी स्लोप कैलकुलेट करें तो यस, स्लोप ऑफ ए सी वो भी आप बड़ी इजीली इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो y वैल्यू में से y वैल्यू माइनस कर लें, सो c माइनस 0 एंड इसी तरह x वैल्यू में से x वैल्यू को माइनस कर लें, सो b माइनस 0 आ जाएगा। सो ओवरऑल स्लोप c बाई बी बनेगा। ओके, अब हमें इन अल्टीट्यूड्स की स्लोप्स कैलकुलेट करने हैं। स्लोप ऑफ सी डी अगर मैं कैलकुलेट करूं सो वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो दोनों का प्रोडक्ट एक्चुअली -1 के इक्वल होना चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ सी डी एक्चुअली -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ए बी होगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें। सो ए बी का स्लोप तो इस केस में 0 है। सो आप सी डी के स्लोप को देखें तो ये इन्फिनिट होगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर लाइन है। सो इसका स्लोप लॉजिकली इन्फिनिट होना भी चाहिए। सो यस, इसका स्लोप आप इन्फिनिट लिख सकते हैं और अब आप स्लोप के बाद इसकी इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। जी कैसे करेंगे और वो देख लें। हमारे पास लेट्स से कोई भी एक ऐसी लाइन जो कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में से पास कर रही है एंड लेट्स से अगर आपके पास इसके कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 और लेट्स से इस लाइन का स्लोप भी आपको नाउन है। सो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। यस, इस फार्मूला को यूज़ करेंगे हम इक्वेशन फाइंड करने के लिए। सो हम सबसे पहले अल्टीट्यूड सी डी की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड सी डी, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड सी डी। सो सी डी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सी डी देख लें जिस पॉइंट में से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट भी हमें नाउन है। तो मैं लिखूँगा y माइनस उसका y कोऑर्डिनेट जो कि c है एंड इक्वल टू यस उसका स्लोप
और उसका स्लोप 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 मैं करके लिख सकता हूँ इन्फिनिट को, एंड देन x माइनस द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन इज पासिंग, और वो b है। सो अब ये 0 को उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। इन्फिनिट स्लोप जब भी हो तो आप एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय 0 करके लिख सकते हैं और 0 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इसकी इक्वेशन x माइनस बी आ जाएगी और इक्वल टू 0। सो यस, ये फर्स्ट अल्टीट्यूड है और वर्टिकल लाइन है b में से ये पास कर रही है। सो लॉजिकली इसकी इक्वेशन x इक्वल टू बी ही होनी चाहिए। सो यस, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लूँगा। इसी तरह अल्टीट्यूड ए ई की इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे एंड अल्टीट्यूड बी एफ की इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। सो यस, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड और अल्टीट्यूड अभी मैं ए ई की लेट्स से इक्वेशन फाइंड करूँ। सो ए ई देख लें तो वो ए में से पास कर रहा है। सो y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो कि 0 हो जाएगा एंड माइनस 1 स्लोप ऑफ बी सी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। सो स्लोप ऑफ बी सी एंड x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ ए। सो यहाँ देख लें बी सी का स्लोप हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो y इक्वल टू माइनस यस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी इंटू एक्स, यहाँ पे 0 है तो ये सिंपली x आ जाएगा। c को उस तरफ शिफ्ट कर लें, x को भी उस तरफ शिफ्ट कर लें। सो b माइनस ए इंटू एक्स एंड प्लस y इक्वल टू 0। यस, ये सेकंड मेरे पास अल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई है एंड इसी तरह मैं थर्ड अल्टीट्यूड की इक्वेशन भी फाइंड कर लूँगा। ओके, सो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड बी एफ आप कैलकुलेट करेंगे। सो y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ b विच इज 0 एंड इक्वल टू माइनस 1 स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, और बी एफ देखें तो वो एक्चुअली ए सी पे परपेंडिकुलर है। सो स्लोप ऑफ ए सी एंड इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। ओके, सो एक्स माइनस ये आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ ए सी यस सी बाई बी है, सो ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ। सो y इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी एंड x माइनस ए। सो यस, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें और x वैल्यू को भी इस तरफ शिफ्ट कर लें। सो बी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो सी वाई, ये सी वाई इसके साथ आ गया और माइनस ए बी इक्वल टू 0। Yes, this is our third equation of altitude. Okay, so अब हमें तीनों altitude की equations मिल गए हैं और हम इन्हें concurrent प्रूव करेंगे। दो मेथड हो सकते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करें एंड जो सोल्यूशन आए उसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर लें, या हम डिटर्मिनेंट अप्रोच के यूज़ करते हुए भी इन्हें concurrent प्रूव कर सकते हैं। सो मैं डिटर्मिनेंट अप्रोच से इसको प्रूव करूँगा। सो फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 0 है बिकॉज टर्म मिसिंग है। सो हम उसे 0y करके कंसिडर कर सकते हैं एंड कांस्टेंट टर्म इस वक्त माइनस b है। सो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में हम यही लिख लेंगे। सो डिटर्मिनेंट और x कोफिशिएंट इज 1, y का कोफिशिएंट 0 है एंड कांस्टेंट टर्म माइनस b है। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन में देखें तो x का कोफिशिएंट b माइनस a है। यहाँ c मिस कर दिया था मैंने, ये c इधर मल्टीप्लाई होगा। सो यस c है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म 0 है, सो 0 लिखेंगे। थर्ड में देखें तो x का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट c है और कांस्टेंट टर्म माइनस a भी है। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपेंड करें आंसर 0 आ जाए तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों लाइंस एक्चुअली कॉन्करेंट हैं। सो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करेंगे। सो 1 इंटू यस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस ए बी सी ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 0 हो जाएगा। सो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, या लिखना है तो आप लिख लें। सो माइनस 0, सेकेंड टर्म 0 है, सो वो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो सभी 0 ही हो जाएगा। सो यहाँ पे बेशक आप उसको ना मेंशन करें। थर्ड टर्म देखें तो वो माइनस बी है और माइनस बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो बी सी यस एंड माइनस ए सी
मैंने सी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड माइनस बी सी, ओके, माइनस बी सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म से देख लें तो हमारे पास माइनस ए बी सी आ जाएगा, बाद जब मल्टीप्लाई होगा इधर ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस साइन के साथ ए बी सी आ जाएगा। सो प्लस साइन के साथ ए बी सी एंड नेक्स्ट स्टेप में दोनों ऐड होके 0 आ जाएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिटर्मिनेंट 0 है। सो दिस इम्प्लाइज ऑल द अल्टीट्यूड्स गिवन बाय इक्वेशंस 1 2 3 आर कॉन्करेंट। तो ये फर्स्ट पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सेकंड पार्ट के लिए अगेन सेम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और आप इसमें राइट बाइसेक्टर्स को कॉन्करेंट प्रूव करेंगे। और राइट बाइसेक्टर्स का क्या मतलब है? जो मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो। बाइसेक्ट मीन साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे एंड राइट मीन परपेंडिकुलर हो, उसको इस वर्टेक्स में से पास करना जरूरी नहीं है। एंड थर्ड पार्ट में हम मीडियन देखेंगे। मीडियन कैसे डिफाइन करते हैं? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लें। सो अब हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। ओके, सो अब राइट बाइसेक्टर्स को कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए हम राइट बाइसेक्टर्स यहाँ पे शो करेंगे और इन दोनों का मिड पॉइंट लें। लेट्स से यहाँ मिड पॉइंट है और इधर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। सो दिस इज फर्स्ट राइट बाइसेक्टर। इसी तरह इसका मिड पॉइंट और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। सेकेंड बाइसेक्टर और इसी तरह ये मिड पॉइंट और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। सो ज्योमेट्रिकली तो नज़र आ रहा है कि ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर के लिए आप यहाँ पे ये 90 का एंगल भी शो कर लें। सो बट हमें ये प्रूव भी करना है कि ये एक्चुअली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉन्करेंट है। सो उसी तरह से नाम दे दें। यस, इसको आप कह सकते हैं दिस इज डी एंड लेट्स से दिस इज ई, ओके, और ये आपका एफ हो सकता है और इनको भी कोई नाम दे दें दूसरा एंड को, ताकि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एंड देन कुछ करके लिख सकें। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज पी और दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस इज आर। सो हम उसी तरह से स्लोप्स कैलकुलेट कर लेंगे एंड स्लोप्स को यूज़ करते हुए हम एक्चुअली इनकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, बिकॉज मुझे एक पॉइंट रिक्वायर्ड होता है जिसमें से लाइन पास कर रही हो और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। सो ये a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा एंड y वैल्यूज़ की एवरेज लें तो वो 0 ही आएगी। इसी तरह से इनका मिड पॉइंट अगर कैलकुलेट करें सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ओके, एंड c डिवाइडेड बाई 2 और f पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर कैलकुलेट करें सो b डिवाइडेड बाई 2 एंड c डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज b प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड c प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। सो इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल गए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर लें। अब इनके स्लोप्स जस्ट रिक्वायर्ड हैं और स्लोप अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, ये परपेंडिकुलर वाली लॉजिक के थ्रू ही हम इनके स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्लोप ऑफ ए बी एंड बी सी एंड सी ए ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इनकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, लेट्स से मैं पहले डी पी की कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो डी पी, ओके, सो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो कि इस केस में 0 है। सो y माइनस 0 एंड माइनस 1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी, बिकॉज ये ए बी के परपेंडिकुलर है। सो 1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी कर लेंगे एंड x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज़ a बाई 2। सो इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी। अब स्लोप ऑफ ए बी 0 है, सो इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करके ये रिमूव कर लेंगे। सो इक्वेशन आएगी x माइनस a बाई 2, या जिसे आप 2x एंड माइनस a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर या राइट बाइसेक्टर बी डी। इसी तरह से आप इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर आप कह सकते हैं कि ई क्यू, ओके, राइट बाइसेक्टर ई क्यू
हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए देख लें तो y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन इज पासिंग, और वो c/2 है, so c/2 एंड माइनस 1/, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन BC के परपेंडिकुलर है, सो स्लोप ऑफ BC एंड x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसमें BC के स्लोप की वैल्यू पुट कर लें, सो वो C डिवाइडेड बाई B माइनस A हो जाएगी। सो हम यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखें तो 2y माइनस C और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, यहाँ पे देखें तो BC का स्लोप यहाँ पे पुट करेंगे, सो C डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो C यहाँ पे एक्चुअली आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। एंड ये जो 2 आपने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ बनी है, इसको यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, सो 2 इंटू एंड BC, सो डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, सो B माइनस A एंड देन x माइनस A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। यस, ये सिचुएशन बनेगी। एक्चुअली आप इसको एक स्टेप और करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसकी वैल्यू ये पुट की है। सो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ 1/, स्लोप ऑफ BC कर लूँ, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, सो B/A डिवाइडेड बाई C, और उस C को यहाँ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया, B/A यहाँ पे ही है, और ये 2 जो डिनोमिनेटर में था उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस इसी तरह से कीप कर लिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ये C मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2CY माइनस C स्क्वायर, और इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, सो माइनस 2 इंटू B माइनस AX एंड माइनस माइनस प्लस, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ से आ जाएगा B माइनस A इंटू B प्लस A। मैंने इस तरह से अरेंज करके लिख लिया। नेक्स्ट टर्म में मैं इसके फैक्टर्स बना लूँगा। ओके, अब इस सारी टर्म्स को एक तरफ अगर शिफ्ट कर लें, सो ये 2 इंटू B माइनस AX, ओके ये x का कोफिशिएंट आ गया। इसी तरह y का कोफिशिएंट देखें तो 2CY, और यहाँ से देखें तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाएगा, और इसको अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस साइन के साथ A स्क्वायर माइनस साइन के साथ B स्क्वायर एंड माइनस साइन के साथ C स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन, और इसमें आप देखें तो x का कोफिशिएंट ये है, y का कोफिशिएंट 2C है, और ये सारा कांस्टेंट टर्म का रोल प्ले कर रहा है। अब इसी तरह से थर्ड राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, एंड थर्ड राइट बाइसेक्टर RF होगा या FR होगा। सो उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट गिवन है और इनके स्लोप भी गिवन है। यस, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर FR, और उसमें y माइनस y कोऑर्डिनेट, ओके सो C/2 एंड इक्वल टू स्लोप माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ AC। सो बिकॉज ये AC के परपेंडिकुलर है, सो 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ AC में यहाँ पे B/C आ जाएगा, एंड x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मिड पॉइंट की बात हो रही है, सो ये B/2 आ जाएगा। सो B/2 आ जाएगा, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो सिंपली एलसीएम ले लें या 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2C से मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड पे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2CY एंड माइनस ये C स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे ये C कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2BX एंड माइनस 2 जब इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, सो 2 के साथ बैलेंस आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, सो B स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एलसीएम ले लिया लेफ्ट साइड पे, वो एक स्टेप अगर और करना चाहें, सो 2y माइनस C डिवाइडेड बाई 2 है, और इधर आपके पास माइनस B डिवाइडेड बाई C है। फिर से यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, सो 2 बाहर आ गया, एंड 2x माइनस B आ जाएगा। ओके, अब इसमें देख लें तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गए, और C इधर शिफ्ट हो गया, सो 2CY माइनस C स्क्वायर एंड B
2bx नेगेटिव साइन के साथ एंड माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक साइड पे कोलेक्ट कर लें, सो 2bx एंड प्लस 2cy और इसको भी इधर शिफ्ट कर लें, सो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन और हमने इन तीनों इक्वेशंस को कॉन्करेंट प्रूव करना है। सो बहुत सिंपल है, जिस तरह से प्रीवियस केस में किया है। हम डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। सो डिटर्मिनेंट में x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, सो 2 एंड 0 एंड माइनस a। दूसरी इक्वेशन में देखें तो x का कोफिशिएंट सो 2 इंटू बी माइनस a और y के कोफिशिएंट को देखें तो 2c, सो 2c और कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन में देखें तो वो एक्चुअली 2b, x का कोफिशिएंट 2b है एंड 2c एंड देन यहाँ से आपके पास है माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। ओके, आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे यूज़ की जा सकती हैं। फर्स्ट कॉलम में देखें तो 2 सभी में आ रहा है, सो 2 कॉमन लिया जा सकता है एंड इसी तरह से सेकंड में देखें तो 2c कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर आप इनमें से ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें तो कोई इशू नहीं है। सो अब यहाँ पे मेरे पास 2c कॉमन चला गया और 1 के साथ आप देखें तो क्या चीज़ बचेगी। सो फर्स्ट रो के साथ ही मैं एक्सपेंड करूँगा, सो 2 कॉमन चला गया है और मेरे पास यहाँ पे 1 इंटू, यस ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, 2c यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है सेकेंड कॉलम से, सो 1 इंटू दिस थिंग, सो माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इसी तरह ये भी कॉमन है, सो माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। यस, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह से आ जाएगा। ओके, एंड देन सेकेंड टर्म 0 होगी एंड थर्ड टर्म नेगेटिव a के साथ। अब ये और इसको छोड़ देंगे, सो b माइनस a और इधर आपके पास 1 है, सो b माइनस a 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो b माइनस a, ये 2c एक्चुअली कॉमन हुआ है, इसी तरह ये 2c भी कॉमन हुआ है, यहाँ पे 1 है, 2 भी कॉमन है, सो माइनस b आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो यहाँ पे देखें तो ये 4c और इसके साथ और क्या बचेगा, बी स्क्वायर वाली टर्म बी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, सी स्क्वायर वाली टर्म सी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो नेगेटिव का ए स्क्वायर और इधर से पॉजिटिव का ए स्क्वायर और यस इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर 0 आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, सो यहाँ पे मैं इस बेस पे कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज ऑल दी राइट बाइसेक्टर्स और कॉन्करेंट। सो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा प्रूफ। सो यस, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं और थर्ड पार्ट में हमें मीडियंस को कॉन्करेंट प्रूफ करना है। ओके, सो थर्ड पार्ट में हमें मीडियन को कॉन्करेंट प्रूफ करना है और मीडियन का क्या मतलब होगा, आप वर्टेक्स को अपोजिट मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लें। सो लेट्स से दिस इज डी, सो ये एक मीडियन है और इसी तरह से इसके मिड पॉइंट को आप अपोजिट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लें तो ये भी मीडियन होगा और इसी तरह से इसके मिड पॉइंट को आप अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर लें तो ये भी मीडियन होगा। लेट्स से दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। उसी तरह से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि एक्चुअली a/2 एंड 0 आएंगे इस केस में डी के कोऑर्डिनेट एंड अगर यहाँ देखें तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड c डिवाइडेड बाई 2 एंड f के कोऑर्डिनेट देखें तो वो b डिवाइडेड बाई 2 एंड c डिवाइडेड बाई 2 आ जाएंगे। मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करता है इस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस तरह की ज्योमेट्रिक शेप हो ट्रायंगुलर टाइप की तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली ये पॉइंट होता है। सो हमने एक्चुअली मीडियंस की इक्वेशन फाइंड करनी है एंड देन फिर उसके बाद हम इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे कि ये
कॉन्क्रीट है डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, जिस तरह अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सो हम इक्वेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर्स नहीं होंगे मीडियन, सो हमें ए बी सी के स्लोप्स की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट 2 पॉइंट्स गिवन है, हम इनको यूज़ करते हुए स्लोप्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो यस, इक्वेशन ऑफ मीडियन, फर्स्ट मीडियन ए ई की लेट से मैं इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ। सो इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई, यहाँ वर्ड लिख लीजिएगा मीडियन। ओके, अब पॉइंट क्या आ जाएगा, y माइनस, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी यूज़ कर सकते हैं। इधर 0 है, सो ये कंपैरेटिवली आसान होगा, सो 0, एंड इस ए ई का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, y वैल्यू माइनस y वैल्यू डिवाइडेड बाय x वैल्यू माइनस x वैल्यू इनटू x माइनस, अब जिस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट यूज़ हुआ है उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी यूज़ हो जाएगा, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, ये 2 बैलेंस आउट हो जाएगा, सो a प्लस बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो a प्लस बी इंटू वाई, एंड 2 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, सो सी एक्स। सो सी एक्स को भी इस तरफ शिफ्ट कर लें, या आप ये इसको इधर शिफ्ट कर लें, एक ही बात है। सो सी एक्स एंड माइनस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट मीडियन है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसको बॉक्स में करके इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। मीडियन ए ई है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, सेकंड मीडियन बी एफ की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एफ, यस, उसी तरह से y माइनस द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अब ये पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं, ये पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है, सो कंपैरेटिवली ये आसान होगा, सो y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप बी एफ का स्लोप, सो आप c/2 माइनस 0 कर लेंगे, मीन y वैल्यूज़ का डिफरेंस। ओके, एंड इसी तरह से b/2 माइनस a मीन x वैल्यूज़ का डिफरेंस, एंड x माइनस द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट। सो आपने यहाँ 0 अगर चूज़ किया है तो आप यहाँ पे इसी का ही x कोऑर्डिनेट चूज़ करेंगे जो कि a है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो एलसीएम 2 आ जाएगा, और आप इसको राइट साइड पे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ से b मैं लेट्स एलसीएम ले लूँ, सो b माइनस 2a, और इसी तरह से c 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड x माइनस a, एंड ये y के साथ इस तरफ लेफ्ट साइड पे y आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें एंड सभी टर्म को एक साइड पे कलेक्ट कर लें। सो सी एक्स पॉजिटिव साइन के साथ, एंड माइनस ये इधर जब मल्टीप्लाई होगा और आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो b माइनस 2a इंटू वाई, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो सी ए इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन, और ये इस वक्त कौन सा मीडियन हमने कंसिडर किया, बी एफ। अब हम इसी तरह थर्ड मीडियन सी डी की भी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो यस, यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियन सी डी। ये पॉइंट भी यूज़ किया जा सकता है, ये पॉइंट भी यूज़ किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे 0 है डी में y कोऑर्डिनेट, सो ये इजी रहेगा, सो y माइनस 0, एंड स्लोप, यस, स्लोप डिफरेंस ऑफ y वैल्यूज़, so c minus 0 and divided by difference of x values, mean b minus a by 2, and x minus, yes, x coordinate of the same point, so a by 2 आ जाएगा यहाँ पे जी। अब आप एलसीएम ले लें, so अब y और इधर एलसीएम लें तो 2c टॉप पे आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, एंड इधर 2b माइनस a, इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम लें तो 2x माइनस a डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को 2 के साथ कैंसिल आउट कर लिया जाएगा, और इसको इधर y के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। c जब इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 2cx फाइन, और जब ये टर्म इस तरफ आएगी, सो 2b माइनस a इंटू वाई, नेगेटिव साइन के साथ, इधर पॉजिटिव है सो उधर आएगी तो नेगेटिव साइन के साथ, एंड माइनस सी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो सी ए इक्वल टू 0। दिस इज थर्ड इक्वेशन। सो अब तीनों इक्वेशन हमने फाइंड कर लिए मीडियन की, और हमने इन्हें कॉन्करेंट प्रूव करना है। सो जिस तरह से पिछले केसेस में हमने अल्टीट्यूड एंड राइट बाइसेक्टर्स को कॉन्करेंट प्रूव किया है, सेम एग्जैक्टली वही अप्रोच यूज़ करेंगे। सो इन तीनों से कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे।
सो नाउ डिटर्मिनेंट जी, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट देखें तो c है। ओके, सेकंड जो y है उसका कोफिशिएंट देखें तो -a प्लस b है एंड कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो 0 लिख लेंगे। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट bc है और इसी तरह y का कोफिशिएंट -b-2a है। ओके, एंड कांस्टेंट टर्म देखें तो वो -ca है। लास्ट इक्वेशन में देखें तो इधर x का कोफिशिएंट 2c है और y का कोफिशिएंट -2b-a है एंड लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखें तो वो भी इस केस में भी ca है। जी, अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट 0 है। फर्स्ट कॉलम में c कॉमन लिया जा सकता है, सो ये फर्स्ट कॉलम से c कॉमन ले लेंगे। लास्ट कॉलम में देखें तो -ca कॉमन है, सो लास्ट कॉलम से ca कॉमन लिया जा सकता है और इसके बाद डिटर्मिनेंट में यहाँ पे 1, 1 एंड 2 बच जाएगा और इधर आपके पास a प्लस b एंड इसी तरह से -b-2a एंड देन -2b-a एंड लास्ट कॉलम में 0, 1 एंड 1 आ जाएगा। जी, अब अगर लेट से ये कॉमन नहीं भी लेते आप तो तब भी कोई इशू नहीं है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है जस्ट आपने। सो अब मैं डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेता हूँ, सो -ac² आउटसाइड पे आ जाएगा और फर्स्ट रो के साथ आप एक्सपेंशन करेंगे, सो 1 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -b एंड प्लस 2a, ये देख ले माइनस को जस्ट इधर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2b एंड -a। इसी तरह से सेकंड टर्म ये है हमारे पास, सो -a प्लस b ये आउटसाइड आ जाएगा और इसके साथ 1 एंड -2 आ जाएगा। फाइन, एंड लास्ट टर्म 0 है, सो उसको बेशक आप ना लिखें। और यहाँ एक चीज़ ये देखिएगा कि ये नेगेटिव क्या है, एक फार्मूला का भी नेगेटिव है, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो -ac² आउटसाइड पे है और -b और इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये भी प्लस का 2a ये इसके साथ ऐड होगा और ये इसके साथ सिंप्लीफाई होगा, सो एक्चुअली प्लस b एंड प्लस a यहाँ से बचेगा और इसी तरह यहाँ से माइनस के साथ -a एंड -b आ जाएगा एंड नेक्स्ट स्टेप में a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड डिटर्मिनेंट इज 0 बिकॉज कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ऑल दीज इक्वेशन, लाइन की जो इक्वेशंस हैं इनका डिटर्मिनेंट 0 है, सो दिस इम्प्लाइज ऑल द मीडियंस आर कॉन्करेंट। सो इससे ये प्रूव हो जाएगा, सो मीडियंस आर कॉन्करेंट। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जनरली प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें हमें m एक अननोन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और m यहाँ एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अपेयर हो रहा है, मीन यहाँ पे x वैल्यू गिवन है और y वैल्यू पॉइंट की एक्चुअली 2m है और ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं और इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये है कि ये कोलिनियर आपने कंसिडर करना है। सो कोलिनियर पॉइंट्स कंसिडर करते हुए हमने इस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर सपोज कोलिनियर नहीं है तो आप उनसे एक ट्रायंगल बना सकते हैं। कोलिनियर मीन एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट लाइक करें तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। सो अगर इस तरह की सिचुएशन है, अगर कोलिनियर नहीं है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 एंड y3 है। सो इस केस में अगर ये एक ही लाइन पे नहीं है तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आप कैलकुलेट करें तो ये एक्चुअली होगा हाफ एंड देन x1 y1, इसी तरह x2 y2 और x3 एंड y3 और लास्ट कॉलम आप 1 1 1 कंसिडर कर लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर लेट्स से ये पॉइंट कोई सा भी एक पॉइंट, सपोज इस पॉइंट को कंसिडर कर लें, ये इसी लाइन के ऊपर आ जाए, इस लाइन पे ये पहले पॉइंट A और B के लाइक कर रहे हैं, लेट्स से ये A है, ये B है और ये C है। सो लेट्स से अगर C इधर इसी के ऊपर ही आ जाए
तो उस केस में ये ट्रायंगल एक्चुअली ट्रायंगल नहीं रहेगी बट एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और एरिया 0 हो जाएगा। सो इससे हम कोलिनियर के लिए एक कंडीशन फाइंड कर सकते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो। सो इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ से ये वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इस तरह से लिखेंगे गिवन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया या ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब 0 है तो आप इस 1/2 को अगर नहीं भी लिखते यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो क्लियर है कि ये 0 है तो इसने दूसरी तरफ जाके रिमूव हो जाना है। सो आप सिंपली डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। सो इस पे आप कह सकते हैं सो दिस डिटर्मिनेंट 6 1 फर्स्ट पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट एंड इसी तरह दूसरे पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट एंड इसी तरह तीसरे पॉइंट के भी दोनों कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एंड लास्ट कॉलम ऑब्वियसली फिर इस केस में 1 1 1 ही कंसिडर करते हैं जिस तरह इधर कंसिडर कर रहे होंगे और इसका डिटर्मिनेंट को हम 0 एज्यूम कर लेंगे। कोलिनियर है सो दिस मस्ट बी 0। ओके, सो अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करेंगे। सो 6 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो -3 एंड ये इधर मल्टीप्लाई होगा सो -2m एंड देन माइनस साइन के साथ 1 इंटू ये सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप कर लेंगे। सो टू -2 एंड -8 एंड लास्ट में 1 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो -4m एंड देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो प्लस का 24 इक्वल टू 0। यस, डिटर्मिनेंट को 0 एक एज्यूम किया हुआ है बिकॉज ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये गिवन है। एंड यस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो -18 एंड -12m और इधर देखें तो ये माइनस का 10 आएगा। जब -10 इसके साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो प्लस का 10 हो जाएगा एंड यहाँ से -4m एंड प्लस 24 इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर लें। सो ये देख लें तो ये नेगेटिव के 18 और प्लस का 10 -8 बच जाएगा और यहाँ 24 के साथ जब ऐड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। और इसी तरह m की वैल्यूज़ को ऐड करें। सो यस, ये b मिल के -16m आ जाएगा एंड -16m प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करें तो m इक्वल टू 1। So for this particular choice of m, the points are collinear. So इस तरह से आप easily ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यस, इसकी स्टेटमेंट क्या गिवन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो x एंड y दो अननोन है, इसके बीच में हमें एक रिलेशन फाइंड करना है। इफ द पॉइंट a जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं एंड b जिसके कोऑर्डिनेट -4 6 हैं एंड C -2 3 हैं आर कोलिनियर। सो अगेन इसी तरह का ही क्वेश्चन है, हमें x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। कोलिनियर की कंडीशन को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ एक्चुअली एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे। सो गिवन दैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। सो इस केस में फिर क्या होना चाहिए, इसका इन पॉइंट से जो मिलके एरिया बनता है वो 0 होना चाहिए। सो 1/2 फैक्टर जो साथ में यहाँ पे आता है मैं उसको नहीं लिखता बिकॉज 0 है तो राइट साइड पे जाके वो उसने वैसे ही ख़त्म हो जाना है। सो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y आ जाएंगे, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4 एंड 6 आ जाएंगे एंड थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 एंड 3 आ जाएंगे एंड लास्ट कॉलम 1 1 1 आ जाएगा एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। 1/2 वैसे यहाँ पे साथ में एरिया में आ रहा होता है और 1/2 उधर जाके वो उसने वैसे ही ख़त्म हो जाना है। सो अब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें, फर्स्ट रो के साथ आप एक्सपेंड कर सकते हैं। सो x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो 6 -3 सो 6 -3 -y। अब ये सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को छोड़ दें सो -4 एंड +2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो प्लस साइन के साथ 2 एंड देन +1 और ये लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को अगर आप स्किप कर लें सो -12 एंड -+12 सो इक्वल टू 0। ये लास्ट 2 टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, 12 के साथ ये बैलेंस आउट हो जाएगा। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें सो ये यहाँ से 3x बिकॉज ये दोनों ऐड होके 3 आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे इनको ऐड करेंगे सो +2y इक्वल टू 0।
Yes, this is the required relation between x and y for which the points A, B and C are collinear. So ये इसके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा. ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है x और y वेरिएबल में. सो यस, ये फाइनल आंसर होगा. यस, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है. द पॉइंट्स A03, B A0 and C03 are the vertices of triangle ABC. Okay, fine. Right angle at B. यस, ये इंफॉर्मेशन गिवन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें हेल्प करेगी. इसमें हमें गिवन है कि राइट ट्रायंगल है और 90 एंगल एक्चुअली पॉइंट बी पे बन रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. यस, ये इसमें जो अननोन है यहाँ पे बी के एक्स कोऑर्डिनेट में, एंड हेंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. सो पहले हमें इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन फिर हम जब ए की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 पॉइंट्स हैं, तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे. सो यस, मैं इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ रफली. यस, ये आपके पास ए के कोऑर्डिनेट देखें तो वो 0 3 हैं. सो एक्स वैल्यू 0 एंड वाई वैल्यू 3. एंड बी के कोऑर्डिनेट देखें तो वो ए 0 है. सो यस, ये पॉइंट ए पॉइंट आप कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पे है और बी पॉइंट एक्चुअली ए 0 है. सो वाई वैल्यू 0 है. सो ये आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है और सी पॉइंट भी एक्चुअली वाई एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है. सो यस, आप एक रफ सा आइडिया लेने के लिए एक्सिस ड्रा कर सकते हैं. और अब इसमें देख लें तो ये लेट से 3 है और इसी तरह से इधर ये आपके पास -3 है और ये कहीं पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है. और इसमें मैं यहाँ पे लेट से मान लेता हूँ कि ये ए है. सो अब मैं इनको ज्वाइन करके ट्रायंगल बना सकता हूँ. सो यस, ये इनके साथ ज्वाइन करेंगे और ये इधर भी ज्वाइन हो जाएगी एंड ये लास्ट भी यहाँ पे आ जाएगी. ओके, सो A03 है. सो ये पॉइंट ए आ जाएगा और इसी तरह से ये पॉइंट बी आ जाएगा, ए एंड 0, एंड ये पॉइंट सी आ जाएगा. ये गिवन है कि यहाँ पे ये 90 एंगल बन रहा है. अब इसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए कहाँ पे होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कहाँ पे ये ए हो सच दैट ये दोनों परपेंडिकुलर हो. सो हमें सिंपली दोनों के स्लोप्स कैलकुलेट कर लेने हैं. सो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. सो पहले मैं बी सी का स्लोप कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो स्लोप ऑफ बी सी वो सिंपल है. वाई वैल्यू में से वाई वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे. सो 0 एंड -3 एंड इसी तरह से एक्स वैल्यू में से एक्स वैल्यू को माइनस कर लेंगे. बी सी की बात करें सो बी एंड सी यूज होंगे. सो इसी तरह से ए एंड -0. सो यहाँ से ये 3/a आ जाएगा. इसी तरह से मैं स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लूँगा बिकॉज बी पे 90 है. सो मुझे ये स्लोप भी चाहिए. सो स्लोप ऑफ ए बी ये भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं जी. अब इसमें ए और बी यूज़ होंगे. सो वाई वैल्यू में से वाई वैल्यू को माइनस करेंगे. सो 3 - 0 एंड इसी तरह 0 - a. सो 0 - a और इसको सिंप्लीफाई करें सो -3/a आ जाएगा. यस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होना चाहिए बिकॉज गिवन है कि ये दोनों साइड्स 90 हैं. मीन 90 पे राइट एंगल बन रहा है. सो मैं यही लिख लूँगा गिवन दैट बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लोप इसको मैं m1 कह लेता हूँ और इसको मैं m2 कह लेता हूँ. इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए. तो m1 m2 इज़ इक्वल टू -1 और मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. सो 3a इंटू -3a इज़ इक्वल टू -1. यस, a राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और ये a स्क्वायर हो जाएगा एक्चुअली प्लस साइन के साथ और इधर आपके पास 3 स्क्वायर आ जाएगा. So this implies a can be +3 और a can be -3. So दो choices आ जाएंगी हमारे पास.
ए की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है एंड ए की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। मीन ये इधर लेफ्ट साइड पे भी पॉइंट हो सकता है, राइट साइड पे भी पॉइंट हो सकता है और इधर लेफ्ट साइड पे भी पॉइंट हो सकता है। लॉजिकली ये समझ आ रही है। सो अगर +3 कंसिडर करेंगे तो ये भी इधर है, -3 कंसिडर करेंगे तो इस साइड पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, उस केस में भी ये 90 का एंगल बनेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में एरिया कैलकुलेट करना है। सो यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और उसका फार्मूला क्या होना चाहिए, 1/2 एंड फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और वो एक्चुअली 0, 3 है। ए के कोऑर्डिनेट देख लें 0, 3 और इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट्स। सो बी के कोऑर्डिनेट में A0 लिख लेता हूँ, बी के कोऑर्डिनेट A0 आ जाएंगे। सो A0 लिख लेंगे एंड इसी तरह तीसरे के कोऑर्डिनेट भी लिख लेंगे। सो 0, -3। सो यस, दिस इज 0, -3 एंड लास्ट कॉलम 1, 1, 1 लिख लेंगे। अब इस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं ए ही स्टार्ट में लेके चलता हूँ, 2 वैल्यूज़ हैं। सो बाद में लास्ट स्टेप में ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यस 1/2 इसी तरह आउटसाइड पे आ जाएगा। सो फर्स्ट 0 के साथ ऑब्वियसली जिसने भी मल्टीप्लाई होना है वो 0 ही हो जाएगा एंड -3 यस सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप कर लें। सो A × 1 एंड -0 एंड लास्ट में 1 × यस ये लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो स्किप हो जाएगी। सो -3A और ये इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। सो ट्रायंगल का एरिया ABC यस वो हाफ एंड देन यहाँ पे सिंप्लीफाई करें। सो -3A एंड यहाँ से भी -3A आ जाएगा। सो दोनों को सिंप्लीफाई करें। सो यस ये आपके पास इस केस में बन जाएगा -3A। यस, अब A की वैल्यू पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हैं और A की वैल्यू नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं। सो फॉर A = +3 यस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो एक्चुअली -3 × 3। सो एरिया तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो इसके अराउंड हम पॉजिटिव साइन प्लेस कर रहे होते हैं। सो ये 9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या नेगेटिव के केस में भी एग्जैक्टली सेम एरिया आएगा। आंसर इज़ यस, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस में एरिया को हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जस्ट ये रेफरेंस की वजह से आ रहा है। सो इधर वाली ट्रायंगल कंसिडर करें या इधर वाली ट्रायंगल कंसिडर करें, एरिया दोनों केसेस में सेम आएगा और वो 9 स्क्वायर यूनिट होगा। यस, इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख ले। यहाँ पे एक ज्योमेट्री गिवन है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। अ सर्कल हैज़ सेंटर्ड एट पॉइंट 5, 3। सो यहाँ देख ले हमारे पास प्लेन में 5, 3 पे एक सर्कल बना हुआ है और जिसका सेंटर जो है वो एक्चुअली 5, 3 पे है। मीन x वैल्यू 5 है और y वैल्यू इसकी 3 है एंड रेडियस 5। ओके, सो इसका रेडियस भी गिवन है कि ये 5 यूनिट रेडियस है। द सर्कल इंटरसेप्ट्स द y एक्सिस एट 1 इंटरसेप्ट। सो सर्कल y एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है और यहाँ पे वो मेंशन भी है पॉइंट एंड x एक्सिस एट 2 इंटरसेप्ट। यस, x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, एक वो पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 इंटरसेप्ट। सो हमें एरिया फाइंड करना है ऐसी ट्रायंगल का जो इन इंटरसेप्ट्स को ज्वाइन करने से मिलेगी। यहाँ पे फिगर में कुछ कन्फ्यूजन है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस रेड कलर की जो ट्रायंगल है इसका एरिया एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है, बिकॉज यही 3 इंटरसेप्ट्स हैं और इनको ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया हमसे डिमांड किया गया। बट इधर देखें फिगर में तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 ट्रायंगल्स और भी गिवन है ब्लू कलर में। सो आपने इसका एरिया एक्चुअली नहीं कैलकुलेट करना, बट और जो रेड कलर की हमने ट्रायंगल बनाई है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। मैं इस ट्रायंगल को कॉल करने के लिए इधर इन्हें नेम दे देता हूँ। सो लेट्स से दिस इज़ ए। इस जो y इंटरसेप्ट है वो a है और इसको b कह लेते हैं
और इसे सी कह लेते हैं। सो एक्चुअली हमने एरिया जो कैलकुलेट करना है वो ट्राइंगल ए बी सी का कैलकुलेट करना है। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इन पॉइंट्स के वर्टिसेस चाहिए होंगे। अगर वर्टिसेस हमें नाउन हो तो हम एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब वर्टिसेस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? ए पॉइंट के देखें कोऑर्डिनेट, तो वो तो हमें मेंशन है 0 3। बी एंड सी के हम वैसे ग्राफ पे तो गेस कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें ये 1 यूनिट के इक्वल है, इसी तरह 2 यूनिट 3 यूनिट 4 एंड 5। सो ये 1 यूनिट होगा और ये 9 यूनिट होगा। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 0 होंगे और इसी तरह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 9 0 होंगे। बट मैं इधर फिगर से भी गेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है ये 5 गिवन है और ये जो परपेंडिकुलर है राइट ट्रायंगल में ये 3 गिवन है। अब यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं सो आप इस केस में इस बेस को कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत सिंपल है। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या सजेस्ट करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा बेस स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें देखें तो हमें हाइपोटेन्यूज भी गिवन है जो कि 5 यूनिट है, सो 5 स्क्वायर, और इसी तरह परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी गिवन है। सो यहाँ से आप बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये एक्चुअली 4 स्क्वायर आएगा और इधर शिफ्ट करेंगे आप इसको, सॉरी ये 3 स्क्वायर आएगा। सो बेस एक्चुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो 4 होगी। सो दिस इज़ एक्चुअली 4 यूनिट। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे 5 गिवन है। सो 5 में से अगर आप ये 4 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इस केस में ये कोऑर्डिनेट 1 0 आ जाएंगे। नज़र भी आ रहा है बट आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये अगर लेट्स से 5 है तो एग्जैक्टली यही लेंथ इसके इक्वल होगी। सो ये भी 4 यूनिट ही होगा। सो इसके कोऑर्डिनेट एक्चुअली 9 0 होंगे। यस, ये मैंने जस्ट इस ग्राफ पे ट्रस्ट करते हुए एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स इन पॉइंट्स के नहीं कैलकुलेट किए, बट ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट कर लिए हैं। यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता था कि इनके कोऑर्डिनेट्स हमें अननोन होते, सो फिर हम एग्जैक्टली यही लॉजिक हम अप्लाई कर सकते थे। सो अब इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि जो y इंटरसेप्ट है उसके कोऑर्डिनेट तो मुझे गिवन थे और y इंटरसेप्ट इस वक्त पॉइंट A है और उसके कोऑर्डिनेट 0 3 हैं, और जो x इंटरसेप्ट्स हैं एक नहीं है एक्चुअली 2 हैं। यहाँ y इंटरसेप्ट होगा और इस केस में इंटरसेप्ट्स होंगे, और वो b है और b के कोऑर्डिनेट 1 0 है एंड दूसरा जो इंटरसेप्ट है वो c है जिसके कोऑर्डिनेट 9 0 है। ओके, सो अब एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी इजीली। ये तीनों वर्टिसेस हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस थिंग इज इक्वल टू 1/2 एंड हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा जिसमें हमने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं। सो 0 3 और इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट 1 0 एंड इसी तरह सी के कोऑर्डिनेट 9 0। लास्ट कॉलम हम 1 1 1 कंसिडर कर रहे होते हैं इस फार्मूला में। सो अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें। सो इससे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा जो कि एक्चुअली 3 इंटरसेप्ट्स को ज्वाइन करने से मिला। अब आप फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। सो 0 आ जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। -3 इस 3 के साथ देखें तो आप सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप कर देंगे। सो 1 -9 और इसी तरह से प्लस साइन के साथ यस ये रो और ये कॉलम स्किप हो जाएगा। सो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ से -8 बनेगा, -8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एंड 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, या स्क्वायर यूनिट हम इसका लिख लेंगे। सो यस, दिस इज एक्चुअली एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यहाँ पे ये जो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये रेड कलर की जो ट्रायंगल्स हैं ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए थी। आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरसेप्ट्स हैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए थी। जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी वो एक्चुअली ट्रायंगल ए बी सी थी जिसका एरिया हमने कैलकुलेट करना था।
सो यस दिस इज़ द एक्चुअली एरिया। आप इसको दूसरी तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है। सो इसकी देख लें, बेस इस वक्त एक्चुअली 8 यूनिट है और हाइट इसकी देख लें तो 3 यूनिट है। सो अगर हाफ बेस इंटू हाइट के फार्मूला से भी अगर आप इसको चेक करें सो एग्जैक्टली सेम आएगा इसका एरिया, बिकॉज बेस इस वक्त देख लें तो ये 9 टोटल यहाँ तक आ गई और उसमें से 1 माइनस करें सो 8, और हाइट इसकी देखें तो यस ये 3 यूनिट इसकी हाइट बनती है। सो हाफ बेस इंटू हाइट के फार्मूला से भी एग्जैक्टली सेम एरिया आ रहा है जो कि हमने इस डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। सो एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस ये हैं और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक और ट्राइंगल बनती है, उसका एरिया फाइंड करना है फिर हमें। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल ABC। सो यस मैं इसको कह लेता हूँ कि दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। सो हमने ट्राइंगल ABC का भी एरिया फाइंड करना है और इन दोनों एरियाज़ की एक्चुअली रेशियो फाइंड कर लेना है। सो मैं इनको रफली एक प्लेन पे शो कर लेता हूँ पॉइंट्स को, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद एरियाज़ कैलकुलेट करते हैं। सो यस हम एक्सिस मेंशन कर लेंगे। तो इस पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन कर रहा हूँ और यहाँ देखें तो x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। सो मैं यहाँ दूर पे करके थोड़ा सा 2 कंसिडर कर लूँगा ताकि एक बड़े साइज़ की ट्राइंगल यहाँ पे बन सके और हम इसको इजीली विजुलाइज कर सकें। y की वैल्यूज़ देखें तो -1 से लेके 3 तक है। तो यस मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके इसे कंसिडर कर लूँगा। लेट्स से दिस इज़ 3, इसको अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1, और आप ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली इस केस में फिर -1 होगा। अब इन पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। सो x वैल्यू 0, y वैल्यू -1, सो एक्चुअली ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा देख लें तो 2x वैल्यू एंड y वैल्यू 1, सो एग्जैक्टली यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। एंड 0 एंड 3, x वैल्यू 0, y वैल्यू 3 इज दिस थर्ड पॉइंट। सो हमने अगर A B C इनको बोला हुआ है तो ये A है एक्चुअली और ये B है और यहाँ पे ये पॉइंट C है। इनको ज्वाइन कर लें तो यस ये ट्राइंगल ABC है जिसकी बात हो रही है, जिसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। और फर्दर जो दूसरी ट्राइंगल है वो एक्चुअली इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिल रही है। AB के मिड पॉइंट को लेट्स से मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और ये एक्चुअली B है सपोज। ओके, BC के मिड पॉइंट को आप E कह लें एंड AC के मिड पॉइंट को जो कि एग्जैक्टली 1 पे होगा आप इसे F कह दें। सो एक मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ट्राइंगल बन जाएगी जो कि यहाँ ब्लू कलर में मैं शो कर रहा हूँ। तो इसका भी एरिया एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है और फिर इन दोनों की रेशो भी फाइंड करनी है। सो पहले इस स्मॉल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसी तरह इस बिग ट्राइंगल ABC का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं एंड फिर दोनों को डिवाइड करके हमें रेशो मिल जाएगी। सो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो गिवन क्या है, D, E एंड F इनके मिड पॉइंट्स हैं। सो मैं यही फाइंड कर लेता हूँ। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D इस तरह से लिख सकते हैं एज D इज सो मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं? सो A और B की x वैल्यूज़ की एवरेज ले लें, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें एंड इसी तरह y वैल्यूज़ की भी एवरेज ले लें। तो यस ये देख लें x कोऑर्डिनेट 0 एंड 2 है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह से y वैल्यूज़ को भी ऐड करके 2 पे डिवाइड करूँगा तो 1 एंड -1 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ से 0 आ जाए। सो D के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए। यहाँ एग्जैक्टली मुझे रिप्रेजेंट करने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये एक्चुअली
यहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट होगा, जो कि यहाँ से समझ आ रही है। सो यस, बी के कोऑर्डिनेट 1 0 है मैथमेटिकली, जो हमें समझ आ रही है। अब इसी तरह से ई के कोऑर्डिनेट फाइंड किए जा सकते हैं। सो ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यस फिगर में नज़र आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन दोनों की एक्स वैल्यूज़ को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर लें, और इसी तरह वाई वैल्यूज़ को। सो यहाँ देख लें 2 एंड 0, सो इसको 2 पे डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा, एड 1 एंड 3 4 आएगा, और उसको 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये एक्चुअली 2 आ जाएगा। सो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर मेंशन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 1 2 है, रफली आइडिया भी हो रहा है हमें फिगर से, और इसके कोऑर्डिनेट एक्चुअली 1 0 है। तो फाइनली हम f के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। सो f इज एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसके भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। सो 0 + 0 0 हो जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो तब भी 0 आएगा। सो -1 एंड +3 यहाँ से 2 आएगा, और इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और नज़र भी आ रहा है, देख लें f के कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली 0 1 है। अब हम इस ब्लू कलर की ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जो कि मिड पॉइंट से मिलके बनी है, और वो क्या होगा, हाफ। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अब हमें मिल गए थे, सो हम इसी को यूज़ करेंगे। सो 1 0 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट, एंड थर्ड पॉइंट के भी x एंड y कोऑर्डिनेट। और लास्ट कॉलम को तो हम 1 1 1 एज्यूम कर रहे होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे लिखें। अब इनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस ट्रायंगल का, ब्लू कलर की ट्रायंगल का, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे। फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। सो 1 इंटू बस ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो 2 - 1, ये 0 होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में भी आउटसाइड पे 1 आ जाएगा। तो लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को आप स्किप करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो 1 - 0। यस, यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 एंड 1 2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है, या स्क्वायर यूनिट भी आप इसको लिख सकते हैं। सो जो ब्लू कलर की ट्रायंगल है, इसका एरिया एक्चुअली 1 यूनिट स्क्वायर है, जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। इसी तरह से अब आप जो ट्रायंगल ABC है, इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है कि हमें रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली पहले ये एरिया आएगा, तो फिर ही मैं इसकी रेशो फाइंड कर सकता हूँ। सो अब आप इसी तरह से लिख लेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उसके लिए भी एग्जैक्टली उसी तरह से 1/2, एंड ABC के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, और ABC के कोऑर्डिनेट 0 - 1 2 1। सो 0 - 1 2 1, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट को देख लें तो यहाँ पे 0 3 है। सो 0 3, एंड लास्ट कॉलम इसमें भी 1 1 1 आ जाएगा। सो यस, यही फार्मूला है हमारे पास। अब इसको आप एक्सपेंड करें तो बहुत सिंपल है, 1/2 इसी तरह से आउटसाइड आ जाएगा। फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करेंगे तो ये पहला एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, एंड देन ये माइनस है, एक माइनस फार्मूला का होता है, तो आप इस रो और इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें। सो यहाँ से 2 एंड -0 एंड +1, तो लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो स्किप हो जाएगी। सो 3 2 6 और -0 आ जाएगा जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देख लें 8 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ जाएगा। सो 4 स्क्वायर यूनिट एक्चुअली ये एरिया अब बन जाता है। अब दोनों की रेशो कैलकुलेट करनी है। सो ब्लू ट्रायंगल की एरिया डिवाइडेड बाय रेड ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें। सो आप लिख सकते हैं रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल जो कि मिड पॉइंट से मिलकर बनती है, वो एक्चुअली DEF है, और इसको डिवाइड करना है आपने एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
तो यस ये 1:4 हो जाएगा या 1/4 आ जाएगा, या आप इनको रेशो की सिंबल में भी नोटेशन में भी लिख सकते हैं, जिसमें इस तरह से आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये क्या है, इक्वल है 1, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 है, 1:4। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं। सो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that line 1, line 2 and line 3 intersect each other at one point। मीन ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होंगी, तो आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यस, अब कॉन्करेंट की कंडीशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बड़ी इजीली। और लाइंस जब भी कॉन्करेंट होंगी तो इनके कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, गिवन दैट लाइंस आर कॉन्करेंट, मीन ये 1 पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इसका मतलब है ये कॉन्करेंट होंगी। सो इसके बाद आप इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, और वो क्या होगा देख लें। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, एंड कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर लें तो ये भी -1 आ जाएगा। सभी टर्म्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके हम कोफिशिएंट की बात कर रहे होते हैं। बाय द वे, अगर आप राइट साइड पे भी रखना चाह रहे हैं तो फिर सभी को ही राइट साइड पे रखेंगे, तब भी आंसर ठीक आएगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो हम इन कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड पे रख के हम इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर रहे थे। सो एग्जैक्टली वही मैं अप्रोच यूज़ करूँगा कि आप कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे देख लें 2 एंड y की कोफिशिएंट 1, एंड ये 5 भी उधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। अगर आप राइट साइड पे रख रहे हैं तो फिर राइट साइड पे ही रहने दें सभी को, और अगर आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर सभी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो x का कोफिशिएंट देख लें तो वो 2m एंड -5 है, y का कोफिशिएंट -m है, और ये भी इधर आएगा तो ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आपके माइंड में आ सकता है कि ये दोनों इक्वलेंट कैसे होंगे राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म में, तो तब डिटर्मिनेंट, एंड लेफ्ट साइड पे अगर आप इसे शिफ्ट करेंगे तो तब डिटर्मिनेंट दोनों में सेम कैसे होगा। तो देख लें, अगर आप इनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये सभी नेगेटिव आ रहे हैं, जैसे यहाँ लास्ट कॉलम में दिख रहा है, और अगर आप इनको राइट साइड पे ही अगर कंसिडर करते हुए ये लिखते तो ये सभी पॉजिटिव आते हैं। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी कॉलम में से नेगेटिव या पॉजिटिव या कोई नंबर कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो उस केस में अगर मैं लास्ट कॉलम में से नेगेटिव कॉमन ले लूँ, और नेगेटिव कॉमन लिया जा सकता है बिकॉज ये डिटर्मिनेंट 0 है, तो उस नेगेटिव को फिर आप रिमूव भी कर सकते हैं। सो दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे रख रहे हैं तो फिर सभी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे कंसिडर करते हुए आपने ये कोफिशिएंट लिखने हैं। और अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे हर क्वेश्चन में हम करते आए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, सभी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके ये कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं, कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू लिख लेनी है। तो अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो इससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, और बहुत सिंपल है, फर्स्ट रो के साथ आप एक्सपेंड कर सकते हैं। सो 1 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -3, और ये -5m, और ये +1। अब ये सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप कर लें तो ये इसके साथ आएगा, सो -6, और ये 5 इसके साथ आएगा, सो प्लस का 5 2s are 10 एंड 10m एंड 5 जो है वो मिलके एक्चुअली -25 बन जाएगा। और फिर इसके बाद आप लास्ट वाली टर्म को भी लिख सकते हैं, सो -1 लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो स्किप हो जाएगी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो -2m, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m एंड +5 एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो -3 एंड -5m, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -31 एंड +10m, एंड यहाँ पे सिंप्लीफाई करें सो -4m, और ये +4m हो जाएगा ऐड होने के बाद, एंड -5 इक्वल टू 0।
यस, m वाली टर्म्स को देखें तो यहाँ पे 14 एंड 14 में से माइनस करें तो 9m बच जाता है। और इसी तरह अगर आप कांस्टेंट टर्म को देखें सो -3 एंड -31 34 हो जाएगा, और ये बीच में माइनस करेंगे तो माइनस का 39 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 39 पॉजिटिव हो जाएगा, एंड m इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारा फाइनल m की वैल्यू होगी। अगर आप m की ये वैल्यू कंसिडर करें तो जो गिवन लाइंस हैं वो कॉन्करेंट होंगी, एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी यहाँ पे m की वैल्यू, अगर आप ये स्पेसिफिक वैल्यू एज्यूम करें। और यही हमने फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। और हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइन 2x minus y plus 10 equal to 0 and the coordinate axis। यस, x एक्सिस और y एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, सो वो आप मेंशन कर सकते हैं। सो ये x एक्सिस आ गया आपका, और ये लेट्स से आपके पास y एक्सिस आ गया। ओके, सो दो ये लाइंस हैं, ओके, एंड थर्ड लाइन आपके पास 2x minus y plus 10 equal to 0 है। यस, इसको भी अगर आप यहाँ पे चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, बहुत सिंपल है, हमने चैप्टर 1 में डिटेल में डिस्कशन की हुई है इसकी। जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना हो तो आपको 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, और वो बड़ी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। x को 0 पुट करें और y फाइंड कर लें, और इसी तरह से y को 0 पुट करें और x की वैल्यू फाइंड कर लें। सो ये देखें तो आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक 0 5 आएगा, तो यहाँ पे लेट से मैं 5 कंसिडर कर लेता हूँ, और एक 0 10 है, सो आप इसको मान लें कि ये 10 है। सो ये 2 पॉइंट आ गए, और इनको ज्वाइन कर लें अगर आप स्मूथली। सो यस, इस तरह से इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करें, ये पॉइंट एक्चुअली 10 होगा। सो ये एक्चुअली आपके पास 2x माइनस वाई एंड प्लस 10 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअली एरिया फाइंड करें जो कि इन कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन के बीच में है। सो आप बड़ी इजीली देख सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन है, सो ये 0 0 होंगे, आप इसे O कह सकते हैं, ओके, इसे A कह सकते हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5 0 हैं, और ये तीसरा जो वर्टेक्स है इसे आप A और इसे लेट्स से B कह लेते हैं, और सो इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड 10। सो अब आपके पास एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और वो क्या होगा हाफ, एंड x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट वर्टेक्स जो कि 0 0 है, एंड इसी तरह x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड वर्टेक्स जो कि 5 0 कंसिडर कर सकते हैं, एंड x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स जो कि 0 10 है, एंड लास्ट कॉलम ऑब्वियसली 1 1 1 कंसिडर कर रहे होते हैं। अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें, सो 1/2 फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जीरोज़ हैं, और हम नॉर्मली यही प्रेफर कर रहे होते हैं। सो 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर अगेन इसके इसमें भी 0, लास्ट टर्म सिर्फ बच जाएगी। सो 1 के साथ आप फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम को स्किप करेंगे, सो ये इसके साथ आ जाएगा 50 एंड -0। यस, अब आप इसको डिवाइड कर लें तो ये 25 स्क्वायर यूनिट एक्चुअली एरिया बन जाएगा। सो दिस इज़ 25 स्क्वायर यूनिट। और आप ग्राफिकली भी देखें ज्योमेट्रिकली तो एग्जैक्टली यही एरिया बनता है, बिकॉज एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल फार्मूला है वो हाफ बेस इंटू हाइट है। तो हाफ बेस इंटू हाइट से अगर आप इस फार्मूला को एरिया को कैलकुलेट करें, सो हाफ एंड बेस देख लें तो वो 5 यूनिट है, और हाइट देख लें तो वो 10 यूनिट है। सो एग्जैक्टली 25 ही बनता है इस केस में भी। सो हमने ये डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए और वर्टिसेस की लॉजिक को यूज़ करते हुए हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइंस। और ये आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है और एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। सो एक लाइन तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, लेट्स से दिस इज लाइन 3। दो लाइंस आपकी यहाँ से आएंगी, उनकी इक्वेशंस, ये कंबाइंड इक्वेशन है, इसको फैक्टर बना के वो दो लाइन फाइंड की जा सकती हैं। और एरिया फाइंड करना है हमने जो कि इन लाइन से बाउंडेड होगा। सो हम पहले ये कर लेते हैं कि ये जो कंबाइंड सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसमें से वो दो लाइंस फाइंड कर लेते हैं, और फिर तीनों लाइंस की जब हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी तो हम उस एरिया को भी फाइंड कर लेंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ। सो देख लें 6xy² बन रहा है। सो 6xy को ऐसे लिखें कि ये ऐड करने से मिड टर्म बन जाए। सो -3xy एंड +2xy एंड -6y² इक्वल टू 0 लिख लूँगा। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। और फर्स्ट टू टर्म में देखें तो x कॉमन है, सो यहाँ से x -3y आ जाएगा। एंड लास्ट वाली टू टर्म में देखें तो 2y कॉमन लिया जा सकता है। सो अगेन यहाँ से x -3y इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो x -3y फिर से कॉमन लिया जा सकता है। सो x -3y जब कॉमन जाएगा तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट x है और इसका कोफिशिएंट 2y है। सो 2y इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है फर्स्ट फैक्टर 0 है और सेकेंड फैक्टर 0 है। सो यस, इससे हमारे पास ये लाइन 1 आ गई है और यस ये लाइन 2 भी आ गई है। ओके, सो अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुकी हैं और हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके हम तीन वर्टिसेस फाइंड कर सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन है कि एक लाइन इस तरह से है, एक लाइन इस तरह से है और एक लाइन इस तरह से है। सो हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है और इन दोनों लाइन का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इससे हमें वर्टिसेस मिल जाएंगे और वर्टिसेस के बाद फिर हम एरिया इजीली फाइंड कर लेंगे। सो 3 इक्वेशंस हैं। सो सबसे पहले मैं लाइन 1 एंड लाइन 2 को सॉल्व करूंगा। सो इससे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। सो देख लें, मेरे पास लाइन 1 की इक्वेशन लिखी हुई है, लाइन 2 की इक्वेशन इधर ही साथ लिख लेते हैं। और अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो x वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी और y वैल्यूज़ आपको 0 मिल जाएगी। सो y 0 आ जाएगा और फिर आप इसमें अगर अगेन दोबारा से y वैल्यू 0 को किसी एक इक्वेशन में पुट करें सो x वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन 1 का और लाइन 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्चुअली 0 0 है। सो लाइन 1 एंड लाइन 2 intersect at 0 0, so at origin 0 0। इसी तरह से आप लाइन 2 को लाइन 3 से अगर सॉल्व करें तो लाइन 2 की इक्वेशन x + 2y इक्वल टू 0 है एंड लाइन 3 की इक्वेशन देखें तो वो x - y + 3 इक्वल टू 0 है। अगेन आप इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लें तो x वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो इस केस में 3y एंड इक्वल टू 3 एंड y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, अब y की वैल्यू इनमें से किसी इक्वेशन में भी पुट कर लें तो x की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो लाइन 2 एंड लाइन 3 का जो इंटरसेक्शन है तो वो एक्चुअली आपके पास -2 एंड 1 है। इसी तरह से आप लाइन 1 के साथ अगर लाइन 3 को सॉल्व करें, तीनों को आपस में सॉल्व करना है, सो आपको थर्ड पॉइंट मिल जाएगा। सो लाइन 1 की इक्वेशन है x एंड -3y इक्वल टू 0 एंड लाइन 3 की इक्वेशन है x - y एंड +3 इक्वल टू 0। अगेन अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करें तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। अब इस केस में देखें तो -2y और -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3/2 बट विद नेगेटिव साइन। अब अगर इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें सो x की वैल्यू आ जाएगी 3y उस तरफ जाएगा, सो 3 × -3 डिवाइडेड बाई 2, सो -9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो x की वैल्यू इस केस में 9 डिवाइडेड बाई 2 आ गई।
सो आपको वर्टिसेस मिल गए, एक वर्टेक्स 0 0 है और एक वर्टेक्स -2 1 है और जो थर्ड वर्टेक्स है वो -3/2 एंड 9/2 एंड -3/2। सो अब आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया के लिए एग्जैक्टली सेम वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कह सकते हैं इन नाम को, और वो होगा हाफ एंड देन x वैल्यू 0 0 एंड लास्ट कंपोनेंट को हम 1 कंसिडर कर रहे होते हैं, और इसी तरह से दूसरे पॉइंट की x वैल्यू -2 1 एंड 1 एंड -9/2 एंड -3/2 एंड 1। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के साथ अगर आप एक्सपेंड कर लें, सो 1/2 एंड 1 के साथ आ जाएगा, ये देख लें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/2। ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 9/2। जी, अब आप एलसीएम ले सकते हैं। सो 3 2 16, 15/4 एक्चुअली इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 15/4 स्क्वायर यूनिट एक्चुअली इसका एरिया का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर शोन बिलो। सो हमारे पास एक क्वाड्रेटल है। क्वाड्रेटल ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स हों, उसे हम क्वाड्रेटल बोलते हैं। रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप की क्वाड्रेटल होती है जिसमें हमारे पास चारों एंगल्स 90 होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इस केस में ये क्वाड्रेटल है जिसके कोई भी साइड्स पैरेलल नहीं है और कोई भी साइड इवन इक्वल भी नहीं है। हमें इनके वर्टिसेस गिवन हैं A B C एंड D, और हमने इस क्वाड्रेटल का एरिया फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटल का इस तरह से डायरेक्टली कोई एरिया फाइंड करने का फार्मूला नहीं है कि आपको 4 वर्टिसेस गिवन हो आप डायरेक्ट इसका एरिया फाइंड कर सकें, बट आप देखें तो ये क्वाड्रेटल को एक्चुअली 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर मैं लेट्स से इस वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर लूँ, तो इस वक्त मेरे पास 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी। एक एग्जैक्टली ABC ट्रायंगल होगी और एक ट्रायंगल ACD ट्रायंगल होगी। ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2। सो टोटल एरिया की अगर बात करें तो वो क्या होगा, वो एरिया 1 एंड एरिया 2 का सम होगा। सो A1 एंड प्लस A2 आप कह सकते हैं कि ये टोटल शेडेड एरिया। अब A1 क्या है, वो इस ट्रायंगल का एरिया है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम फार्मूला से, और इसी तरह से A2 भी एक ट्रायंगल का एरिया है, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सो एग्जैक्टली यही अप्रोच यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और हम A1 कैलकुलेट कर लेंगे। और A1 क्या है, सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, इसके लिए हाफ एंड देन A के कोऑर्डिनेट्स सो -3 एंड 1। ओके, इसी तरह B के कोऑर्डिनेट्स -1 एंड 4 एंड C के कोऑर्डिनेट विच इज़ 3 एंड 2 एंड लास्ट कॉलम को तो हम 1 1 1 ही कंसिडर कर रहे होते हैं इस फार्मूला में। सो नेक्स्ट ये हो जाएगा कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे। सो हाफ एंड देन -3 फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करें, 4 -2, सो 4 -2 एंड -1। यस, ये नेगेटिव के साथ आता है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को स्किप कर लें, सो -1 -3 एंड लास्ट में 1 इंटू, यस, लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप कर लें, सो -2 एंड -12। ओके, 4 3 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो A1 एरिया 1 1/2 एंड यहाँ पे देखें तो ये प्लस का 2 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस का 6 एंड -4, और ये इसके साथ ऐड होगा तो प्लस का 4 एंड देन यहाँ पे देखें तो ये आपके पास -14 आ जाएगा। तो यस, अब आप इन दोनों को फर्दर ऐड कर सकते हैं, ये 20 हो जाएगा। 20 में से आप 4 माइनस करें तो 16 आ जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करें तो एक्चुअली 8 बन जाएगा। -8 आ रहा है, बट हम यहाँ पे लॉजिक ये देंगे कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इस बेस पे आप इसको 8 स्क्वायर यूनिट कंसिडर कर लेंगे।
तो स्क्वायर यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट आप इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये लॉजिक दीजिएगा कि एरिया पॉजिटिव होता है, सो इस वजह से हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। सो यस, अब इसके बाद आप A2 कैलकुलेट कर लेंगे। सो A2 एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस दूसरी ट्रायंगल देख लें वो क्या थी, ACD थी। तो हम इसको कह रहे हैं ACD हाफ एंड देन A के कोऑर्डिनेट्स, ओके सो A के कोऑर्डिनेट्स -3 1 है और C के कोऑर्डिनेट्स देखें तो 3 2 है एंड D के कोऑर्डिनेट देखें तो वो 1 एंड -2 है। लास्ट कॉलम 1 1 1 हो जाएगा और अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे। सो 1/2 फर्स्ट रो के साथ ही एक्सपेंड कर रहे हैं, सो -3, सो 2 एंड 2 4 आ जाएगा यहाँ से एंड -1, सो इस कॉलम और इसको छोड़ लें, सो 3 -1 2 आ जाएगा, ओके एंड देन +1 और 3 2 -6 एंड -2। अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो 1/2 एंड यहाँ से -12 आ जाएगा और -2 एंड -8। सो अगेन यहाँ पे देख लें तो 8 एंड 2 10 एंड -22 और -22 को आप जब डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। सो -11 आएगा, बट अगेन आप वही लॉजिक देंगे कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इसलिए ये पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। अगर लेट्स से मैं इसी ये जो सेकंड पोजीशन पे पॉइंट है इसको मैं पहली पोजीशन पे लिखूं और ये जो पहली पोजीशन पे पॉइंट लिखा हुआ है इसको मैं नीचे लिखूं, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप दो रोज को चेंज करते हैं तो एक्चुअली डिटर्मिनेंट का एक साइन चेंज हो जाता है। मीन अगर मैं इस रो को ऊपर लिखूं और इस रो को नीचे लिखूं तो उस केस में यही एरिया पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। सो एरिया का एक्चुअली जब फार्मूला लिख रहे होते हैं तो वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग होता है। मीन अगर ये नेगेटिव भी आ रहा है कैलकुलेशन की वजह से तो आप उसको पॉजिटिव करके कंसिडर कर रहे होते हैं। सो इस बेस पे मैं ये इसको 11 बना पा रहा हूँ। सो यहाँ से 11 एरिया आया था और इधर से 18 आया था। सो टोटल आप इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लें तो ये 11 और 8 19 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। सो टोटल एरिया इज 19 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है और चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 बहुत लेंथी चैप्टर है, सो हम चैप्टर 8 9 एंड 10 कंप्लीट कर लें, थोड़ा सा आपका कोर्स का बर्डन कम हो जाए। देन एंड चैप्टर 7 की 10 एक्सरसाइजेज हैं, हम कॉनिक सेक्शन पे उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 7, सो उसे स्किप नहीं किया जा सकता। बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपका लेट से बाकी कोर्स कवर हो जाए तो फिर इजीली टाइम दे के हम उस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसमें से अच्छा खासा पोर्शन आ सकता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री का काफ़ी सारा पार्ट वो कवर करता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री में 2 ही चैप्टर्स हैं। चैप्टर 6 आता है जो कि कंपैरेटिवली एक इजी चैप्टर था एंड चैप्टर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। कॉनिक सेक्शन है एक्चुअली, सो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर 8 9 एंड 10। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।